हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ये आपका इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 है, अ गर्ल विद अ बास्केट, जैसा यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम सी डगलस, जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। राइटर के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें तो जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो कि इंडिया में 1950 में आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जब ये अपनी विज़िट पे आए हुए थे इंडिया, तो ये दिल्ली से रानीखेत के लिए गए अपने, चूँकि दिन पूरे इंडिया में ये घूम रहे थे। वहाँ पर जब ये दिल्ली से रानीखेत गए, जो कि एक हिल स्टेशन था, हिल स्टेशन इन द हिमालयाज़, हिमालय में एक हिल स्टेशन है रानीखेत, पहाड़ी एक जगह है, एक शहर बसा हुआ है पहाड़ों में। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। जो ये विलियम सी डगलस थे, ये एक रियलिस्ट थे। रियलिस्ट का मतलब एक यथार्थवादी, प्रैक्टिकल मतलब जो हकीकत को पसंद करने वाले थे, और लेबर क्लास के जो मज़दूर वर्ग होता है उनके सपोर्टर थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी महत्व देते थे, पसंद करते थे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अब इसके अगर एग्ज़ाम्पल की बात कर लें तो अगर एक शॉर्ट में आप एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे किसी भी चीज़ का, तो वो एक बहुत जल्दी 1 मिनट में भी ये इनका जो ऑथर है, इनके हम इंट्रोडक्शन के जीवन परिचय के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई भी टेक्स्ट आता है तो उसको हम पूरी तरीके से समझें। अगर कोई इसमें वर्ड्स या टर्म्स ऐसे आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं, तो उनको भी हम साथ साथ समझते चलें। तो जहाँ पर ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो इससे आप समझ लीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट उसका मतलब क्या होता है। आप अगर अपना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको समझना चाहें तो उसको सेंटेंसेस में यूज़ करके समझ सकते हैं। फ़िलहाल अभी इसको आपको एक ध्यान दिला दिया गया है, इसको आप लोग इस तरह के जो वर्ड्स और टर्म्स आएँ उनको आप लोग सही से समझें और उनको सेंटेंसेस में ज़रूर यूज़ करें। तो वो जो थे मिस्टर डगलस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वो क्या थे, वो भारत की जो एक प्राकृतिक सौंदर्य था, भारत का जो है, वो उससे बड़े प्रभावित और मंत्रमुग्ध रहते थे। फैसिनेटेड का मतलब होता है एक तरीके से मुग्ध हो जाना। अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये ऐसे है, ये छोटा, ये उनका एक काफ़ी मशहूर जो कई उनके एसेज हुए उसमें से ये एक है। अबाउट द लेसन, अब अगर लेसन के बारे में बात करें तो जो ये लेसन है, अ गर्ल विद अ बास्केट, ये हैज़ बिन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रेफ्यूजीज हु वर ड्रिवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान। तो जो ये गर्ल विद अ बास्केट, जो ये कहानी इन्होंने लिखी है विलियम सी डगलस ने, ये इंडिया आए थे। भारत का जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ देश का 1950 में, उसके बाद ये भारत आए थे। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रेफ्यूजीज़। यहाँ पर भारत में उस समय काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ थे। रेफ्यूजीज़ का मतलब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स आप लोग को निकालना है। रेफ्यूजीज़ का मतलब शरणार्थी होता है, तो वहाँ से शरणार्थी का क्या मतलब होता है, ये भी आपको डिक्शनरीज़ में से या इसको समझना चाहिए, ताकि एक तो होता है कि सिर्फ वर्ड का मीनिंग जान लिया, और एक ये होता है कि उसका प्रॉपर मीनिंग जाना कि नहीं जाना, ये आप जब सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। तो रेफ्यूजीज़ जो थे वहाँ से, पाकिस्तान से जो शरण लेने आए हुए थे इंडिया में, वो रेफ्यूजीज़ थे या शरणार्थी कहलाते हैं। तो वो काफ़ी सारे यहाँ पर उस समय थे 1950 में, जब ये मिस्टर डगलस इंडिया आए हुए थे। और ये वहाँ से किस तरह से, वहाँ से जो वहाँ का एक सांप्रदायिक जो कट्टरता थी, उसकी वजह से ये डर के कि उनके साथ वहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होगा,
या नहीं हो रहा था, ये भी था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये लोग वहाँ से भाग के इंडिया आ गए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस। उनको इस अपनी ये यात्रा थी जो ये दिल्ली से रानीखेत जब ये जा रहे थे, तो उनको एक स्टेशन पे एक बड़ा यूनिक, बड़ा अनोखा एक एक्सपीरियंस हुआ, उनके साथ एक इंसिडेंट, एक घटना हुई जिसके बारे में वो इस कहानी में बता रहे हैं। मैनी रेफ्यूजी चिल्ड्रन व सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। काफ़ी जो रेफ्यूजी शरणार्थियों के जो बच्चे थे वो वहाँ पर स्टेशन पे छोटी मोटी चीज़ें बेचा करते थे, जैसे कि हाथ के बनाए हुए डलियाँ, पंखे वगैरह, जैसे आपने देखा होगा खजूर की पत्तियों से बनता है, तो वो ये बच्चे बेचा करते थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। वो जो थे मिस्टर डगलस, वो एक 9 साल की लड़की से काफ़ी इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज़ द कलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। ये जो कलेक्शन ऐसे है, ये उनके जो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए उनका एक तरीके से कलेक्शन है जो उनको अनुभव हुआ वो इस ऐसे में उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी, जिसमें लिखा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़, कि मैं हिमालयाज़ के लिए निकला नई दिल्ली से। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas। यानी जो ये जा रहे थे हिमालयाज़ की तरफ, रानीखेत जो जा रहे थे दिल्ली से, तो इनको बरेली तक तो जाना था ट्रेन से, और फिर वहाँ से इनको जाना था बाय कार रानीखेत। और रानीखेत क्या था, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी का एक हिल स्टेशन हुआ करता था, जो कि 6,000 फुट की एक ऐसी ऊंचाई वाली जो पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है, लगातार कई सारे पहाड़ियाँ होती हैं, एक इलाका, उस पर ये बसा हुआ था। तो जो कि 120 मील का जो स्ट्रेच था हिमालयाज़ का, जहाँ पे हिमालय के पूरे पहाड़ और वो सब फैले हुए हैं 120 मील के दायरे में, उसके ये सामने, उसके पास में ही एक छोटी एक पर्वत श्रृंखला, छोटी मोटी वैसी हिल स्टेशन टाइप के थे, तो उधर पर ये बसा हुआ था, और उसी के सामने ये पूरे 120 मील का फैलाव था हिमालयन पूरी पर्वत श्रृंखला का। तो द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, कि ट्रेन जो थी वो धीमी चल रही थी, जैसे पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं ज़्यादातर, उस वक्त तेज़ चलने वाली ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, तो वो सभी स्टेशनों पे रुकती जा रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। हर स्टॉप पे ये क्या करते थे कि अपनी खिड़की के, जो ट्रेन की खिड़की थी, वो आज की तरह नहीं होती थी। पहले के ज़माने में जो ट्रेन की खिड़कियाँ थीं वो वैसी होती थी जैसे हम घरों में खिड़कियाँ हमारे जो होती हैं, जिनके दरवाज़ों की तरह पल्ले होते हैं, उनको खोल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। आज जो होती हैं खिड़कियाँ, उसमें स्लाइडिंग उसका वो होता है, कांच लगा होता है, या आगे जो एक उसका पल्ला होता है लोहे का, वो भी स्लाइडिंग होता है, लेकिन पहले ये वैसे साइड में खुलने वाले, लेफ़्ट राइट में खुलने वाले हुआ करते थे। तो ये हर स्टेशन पे उनको बाहर की तरफ खोल देते थे, और फिर प्लेटफॉर्म पर उतर कर कुछ चहलकदमी किया करते थे हर स्टेशन पे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments। तो ये जब प्लेटफॉर्म पे उतरते थे तो ये देखते थे कि पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों से भरा हुआ होता था। उसमें लोगों में सिख्स यानी कि सरदार भी होते थे, मुस्लिम्स भी होते थे, हिंदूज़ भी होते थे, सैनिक होते थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी होते थे, प्रीस्ट्स यानी कि जो साधु या धर्मगुरु टाइप के जो होते थे वो भी होते थे, पोर्टर्स यानी कुली, और बैगर्स यानी भिखारी, हॉकर सामान बेचने वाले, ये सब लोग उधर प्लेटफॉर्म पर पूरे उनको दिखाई देते थे। और एक जो बात ये नोट की इन्होंने कि ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, कि सभी लोग नंगे पैर और ज़्यादातर लोग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे रहे थे इनको। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश।
और इन्होंने जो है उनमें से कम कुछ लोगों से 3 लोगों से बात की, फिर उनमें से उनको एक आदमी ऐसा मिल पाया जो कि इंग्लिश में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये जो आदमी मिला उससे ये क्या सब दुनिया जहाँ की बातें उससे कर रहे थे, और जो ख़ास इश्यूज़ थे, मुद्दे थे वहाँ के, क्या क्या ऐसी बातें थीं जिनके बारे में वहाँ के लोग जो है सोचते थे या बात करते थे, वो सारी चीज़ें उनसे वो जानते थे बात करके, कि लोकल के लोगों से बात करके और कुछ इधर उधर की सबकी खबरें इनको मिलती रहें। एक जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं, जो यात्रा करते रहते हैं, तो उनका एक यात्रा करने का ये भी मकसद होता है कि वो जहाँ जहाँ भी यात्रा करते हैं वहाँ के कल्चर को समझने के लिए वो यात्रा करते हैं। जितनी जगह वो जाएंगे तो जाने का एक उनका इंटेंशन है कि वहाँ का वो कल्चर भी समझें, लोगों को समझें, वहाँ का रहन सहन समझें। और ये तभी पॉसिबल है जब कहीं भी कोई जाए तो वहाँ के लोगों से बात करे, बिना बात किए तो क्या समझेगा कोई। तो इसी तरीके से ये जो मिस्टर डगलस थे, जो ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे, ये हर स्टेशन पर उतरते थे और कुछ ना कुछ लोगों से किसी न किसी तरह से बात करने की कोशिश करते थे, जो ये यहाँ पर कर रहे थे। इन दिस वे I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports। तो ये क्या कर रहे थे कि ये I was trying to feel a pulse of the nation। pulse of the nation का मतलब ये है कि जो नेशन है, राष्ट्र है, पूरा जो भारत देश था, उसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक्चुअल में लोग हैं भारत के, वो क्या सोचते हैं हर मुद्दे के बारे में। क्योंकि उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था, फिर पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे, पाकिस्तान बनने के बारे में क्या सोचते थे, और फ्यूचर के बारे में, जो गवर्नमेंट अब चला रही है देश को, उसके बारे में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में जानने की लोगों से बातचीत करके कोशिश कर रहे थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। तो ये जो रूट था दिल्ली से जो रानीखेत ये जा रहे थे, ये एक भारत के जो सबसे एक अच्छे खेतीबाड़ी का जो एरिया था, रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, कृषि क्षेत्र जो है पूरे भारत में जहाँ जहाँ खेती किसानी होती है, उसमें से एक ये सबसे एक अच्छा एरिया था जहाँ पे सबसे अच्छी खेती होती थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये क्या था कि ये गंगा नदी का कुछ ऊपरी हिस्सा था, प्लेन हिस्सा, जो 1000 फीट करीब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये ट्रॉपिकल मतलब थोड़ा सा गर्माई वाला इलाका है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे पेड़ पौधों के उगने के बारे में, या अच्छी पैदावार कैसे होती है, किस एरिया में ज़्यादा होती है, तो ये आपको पता होगा कि एक जैसे रेगिस्तान होता है, वहाँ क्या होता है, पानी की बहुत कमी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी के नाम पे वहाँ धूल होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं। इसी तरीके से जो बर्फीला इलाका होता है, अब एक तरफ बिल्कुल ड्राई सूखा है, कोई पानी नहीं है, दूसरी तरफ पानी तो है लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से वो पानी बर्फ़ के तौर पे जमा हुआ है, तो वहाँ भी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। अब जो अच्छी तरह से कोई पेड़ पौधे फलें फूलें, उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए जो ना ज़्यादा हो ना कम हो, और एक पानी का वहाँ पर पानी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर पानी से भरा रहेगा तब भी खेती या पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, गल जाएंगे वो। तो ये जो एरिया था गंगा रिवर का, जो 1000 फीट ऊंचाई का जो एरिया है, नदी के तल से, और जो भी ऊंचाई नापी जाती है वो कोई भी समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई थी इस एरिया की, वो 1000 फीट ऊंची थी, लेकिन चूँकि ये प्लेन एरिया था, यहाँ पर पानी का भराव नहीं होता था, तो ये एक गर्माहट वाला भी एरिया था। तो ये दोनों स्थितियाँ अच्छी थीं खेती के लिए, कि गंगा के आसपास का इलाका है और अंदर ही अंदर ज़मीन के नीचे उस पानी है ज़मीन के अंदर, जिससे कि खेती या जो भी पेड़ पौधे हैं उनको अंदर से नीचे से ज़मीन के पानी मिलता रहता है, और ऊपर से सूरज की गर्मी भी इतनी मिल रही है कि जितनी ये प्लांट्स को और पैदावार को और फसलों को चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये एक खेती के हिसाब से बहुत अच्छा, जो रिचेस्ट मतलब बहुत जहाँ अच्छी पैदावार हो सकती है, वैसा एक एरिया है था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो
inundating thousands of acres of rice। तो ये जो गंगा थी उस समय क्या थी, किस स्थिति में थी कि पानी चूँकि बरस चुका हुआ था और ये गंगा थोड़े अपने लेवल से ऊपर बह रही थी। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो उसका पानी था वो बिल्कुल कत्थई ब्राउन टाइप का था। सिल्ट का मतलब कीचड़नुमा था। जब ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के पानी से क्या है, खेतों में जब पानी भर जाता है, वापस जब पानी उतरता है तो वो खेतों की मिट्टी वगैरह सब साथ में लेके नदी में वो पानी मिल जाता है, जिससे नदी का पानी मटमैला और कीचड़नुमा दिखाई देता है। तो वही कंडीशन उस टाइम थी, सोलन विथ फ्लड वाटर्स, और एक तरीके से बाढ़ जैसी आई हुई थी। तो जो पानी का भराव था वो सब खेतों वगैरह में इतना हो चुका था कि चारों तरफ खेत वेत सब डूबे हुए थे, और खेतों की मिट्टी की वजह से जो नदी का पानी था वो ब्राउन टाइप का कीचड़नुमा दिखाई दे रहा था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। तो और जो इसके पानी के जो मतलब एक जो उफान था नदी का, उसने वहाँ के हज़ारों एकड़ के हिस्से में जो चावल की खेती वहाँ पर हुई थी उसको जो है ढका हुआ था पानी से, वो पूरा डूबे हुए थे इसके जो चावलों के खेत थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। तो जो इस हिस्से में जहाँ पर ये बता रहे हैं, जहाँ की उस हिस्से के नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ एक जंगल था काफ़ी घना, जहाँ पे इतनी ऊंची घास लगी हुई थी जो कि एक इंसान के सर से भी ऊंची थी, और वो इतना बिना उसमें कोई ऐसी जंगल बिल्कुल लगातार घना ही था। सिर्फ कुछ जगह ऐसा था जहाँ पर जैसे जंगल कम घना है और वहाँ पर कुछ पेड़ों का झुरमुट टाइप का है, और ऐसी कुछ ही जगह थी, लेकिन बकाया तो वो पूरा घना जंगल था। और एक तरीके से ये जो बाघ होते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स, हाथी वगैरह, पाइथन्स, अजगर यानी कोबरा, और कोबरा जो नाग होता है, सांप, तो उन सब का एक तरीके से ये घर था। ये सारे जंगली जानवर उस जंगल में रहते थे। और इसके अलावा एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड banyan ट्री और बाय रोज ऑफ पेकर ट्रीज शेप्ड लाइक elms एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। और इस जंगल के अलावा जो भी जगह थी वो क्या थी, पूरी तरीके से फ्लैट लैंड थी, समतल ज़मीन का एक पूरे हज़ारों किलोमीटर जैसे देख लो, ऐसा लगेगा कि कहीं कोई एंड ही नहीं है इसका। समतल ज़मीन के लंबे लंबे चौड़े मैदान पड़े हुए थे। रनिंग टू द होराइज़न, होराइज़न का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं ऐसी जगह कभी गए हो प्लेन जगह पे जहाँ पे कोई पहाड़ पेड़ पौधे कुछ ना हो, सिर्फ मैदान हो, तो कभी ना कभी आपको ऐसे अगर जगह देखने को जाएं तो आप देखेंगे कि अगर दूर तक नज़र दौड़ाएं या समंदर में कभी देखें तो आपको ये लगेगा कि पानी का जो लास्ट का बिल्कुल एंड है, दूर दूर तक पानी पानी दिखेगा, और जो आखिरी छोर दिखेगा, या दूर दूर तक ज़मीन दिख रही है और जो आखिरी छोर दिखेगा, वहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देंगे। या पानी का जो लेवल है, पानी का जो एक फैलाव है, वहाँ एंड पॉइंट उसका जो है, उस एंड पॉइंट पे जो आसमान है वो उधर से मिलता हुआ दिखाई देगा, वो होराइज़न कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षितिज। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मैदान थे, रनिंग टू द होराइज़न, के क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर द सीक्रेट banyan ट्रीज़, और बस ये है कि कुछ दूर दूर जैसे छोटी छोटी डॉट्स से जैसे बिंदी सी दिखाई दे रही हों, ऐसी बिंदियाँ जैसी दिखाई दे रही थी, जो कि banyan ट्री, सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और banyan ट्री का मतलब बरगद का पेड़। तो जो दूर दूर ऐसे बिंदी नुमा दिखाई दे रहे थे जो कि पवित्र माने जाते हैं, उसके बरगद के पेड़ थे। और उसके अलावा रोज़ ऑफ पेकर ट्रीज़ के कुछ वहाँ पे ऐसे लाइन से लगे हुए थे, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके जो तने थे वो ऐसे घूमे हुए से थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। और क्या था, ह्यूमिड एयर का मतलब होता है उमस भरी,
नमी भरी हवा जो है वो वहाँ चल रही थी फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब हुआ दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा कहलाएगी। दिशाओं के बारे में जैसे आपको मालूम होगा कि वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 डायरेक्शन और उसके 4 सब डायरेक्शन मिला के टोटल 8 डायरेक्शंस इस तरह से हम मान सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 4 मेन दिशाएं हो गई। और जो प्लस का निशान बनेगा उन हर भुजा के बीच का अगर अपन क्रॉस में एक और लाइन डाल दें, जैसे प्लस का निशान और उसके ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन का निशान डाल दें, तो पूरा एक चक्र जैसा बन जाएगा। जैसे साइकिल का जो चक्का होता है, स्पोक्स लगे होते हैं, उस तरह का एक शेप बन जाएगा। तो उसमें ये 8 दिशाएं निकल के आती हैं। तो साउथ वेस्ट दिशा से हवा वहाँ पर चल रही थी। बंदर वगैरह वहाँ पर सब इधर से उधर जा रहे थे, और उसमें से कुछ जो बंदर फीमेल बंदर थी, मादा बंदर थी, उनके पेट से उनके जो बच्चे हैं वो चिपके हुए उनके साथ चले जा रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज़ एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और वो यहाँ से वहाँ पेड़ों पे उछल कूद करके खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जा रहे थे। ये सब सीन वो देखते हुए जा रहे थे ट्रेन से। इस तरह से लंबे लंबे जंगल फैले हुए हैं, पानी से जो है खेत पूरा डूबा हुआ है, बंदर इधर से उधर कूद रहे हैं पेड़ों पे और कुछ खाने की तलाश में। द villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung। और जहाँ से ये निकले, ट्रेन जो गुज़र रही थी जिन गाँवों से, वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो वहाँ के जो घर बने हुए थे वो कच्चे घर थे, मिट्टी की दीवारें थीं, मिट्टी में और पानी और गाय के गोबर से मिला करके जो दीवारें बनाई गई थी उसके घर थे ये। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रासेस टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। तो जो इस तरह की जो दीवारें कच्ची थीं और उसकी जो छत थी वो छप्परनुमा छत बनाई हुई थी, जो बड़ी बड़ी मोटी घास होती है उसकी एक तरीके से नुकीली टाइप की छत थी, जो ऊपर एक नोक जैसी निकली रहती है। जैसे उन्होंने झोपड़ी बनाई और बीच में एक बल्ली गाड़ दी, उस बल्ली से घास को चारों तरफ से ऐसा बांध के और छत उसकी बना दी और ढालू चारों तरफ से उसको कर दिया। तो बीच में से नोकदार उठ गई और चारों तरफ ढालू आके घास की एक वो छप्परनुमा छत बन गई, और उसके अंदर से बल्ली गड़ी रहती है जिससे वो सब घास वगैरह इनका छप्पर बंधा होता है। तो इस तरह के मकान इन्होंने देखे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। तो इन्होंने क्या देखा कि उस टाइम पे जिस दौरान ये वहाँ से गुज़र रहे थे, तो जो कच्चे घर थे उनके ऊपर कद्दू की जो बेलें थीं वो उनके ऊपर उग के और फैली हुई थीं, और पूरी तरह से उसमें फूल वूल खिले हुए थे। ये फूल जब खिलते हैं तो उसके बाद फूल खिलने के बाद फल लगता है। तो जितनी ये बेलें होती हैं लौकी की, तुरई की, कद्दू की, पहले इनमें फूल आते हैं पीले रंग के और फिर उसके बाद इसमें फल लगता है, कद्दू हो चाहे जो भी लौकी वगैरह हो। तो उस वक्त इसमें फूल खिले हुए थे, और जब ये इन्होंने देखा तो इनको दिखाई दिया कि जो इसकी झोंपड़ी की जो ड्रैब वॉल्स का मतलब जो मटमैली जो दीवारें थीं उसके ऊपर एक लाइन सी पीले रंग की सीधी दिखाई दे रही थी, जो उसके ऊपर बेल चढ़ी हुई थी और फूल उसके ऊपर उगे हुए थे। तो दूर से ये जो सीन देख रहे थे कि इस तरह के जो कच्चे घर बने हुए हैं उसके ऊपर ये बेलें चढ़ी हुई हैं, उसमें पीले पीले फूल खिले हुए हैं। अब एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पे क्या हुआ कि जो इनका रूटीन चला आ रहा था, हर स्टेशन पे जो ये कर रहे थे कि उतर के लोगों से बात कर रहे थे, उसमें कुछ व्यवधान आ गया, इंटरप्शन आ गया। कैसे कि जैसे ये उतरे, एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ये उतरे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एक बच्चों का एक जो झुंड है वो आके इनको घेर लिया, उन बच्चों के झुंड ने। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वोवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। तो उनके हाथ में क्या था, वो डलियाँ वगैरह बेच रहे थे, हाथ की बुनी हुई डलियाँ, सब वो जो बहुत ऐसे ही सादा सी डलियाँ बनी हुई थी, डिफरेंट काम के लिए वो हो सकती थी, जैसे भी हम उनको यूज़ करना चाहें। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। तो वो अपनी अपनी चीज़ें हाथ में लेके ऊंचे ऊंचे करके उनको कुछ चिल्ला रहे थे, जो इनकी समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये तो
उनकी जो लैंग्वेज है वो तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश या इच्छा। तो ये उनके वर्ड्स के मीनिंग तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनकी इच्छाएं समझ गए थे, क्योंकि उनको जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे अपनी चीज़ें उठा उठा के, तो इनको भले ही मीनिंग समझ में नहीं आया हो, लेकिन वो ये समझ गए थे कि अपना वो उनका क्या उद्देश्य है, क्या उनकी इच्छा है। और उनकी इच्छा ये थी कि वो अपना सामान इनको बेचना चाह रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कौन थे? रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up by their roots and changed their residences. जब भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो उसका जो डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ, तो लाखों को लोग जो है वो अपना जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी जड़ें थीं एक तरीके से, वो उनको बदलना पड़े, अपना घर बार बदलने पड़े। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। उस वक्त सिर्फ अकेले 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो इंडिया आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। और वो किस चीज़ से डरे हुए थे? कि धार्मिक आधार पर कहीं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई उनके साथ अत्याचार ना हो, इसकी वजह से वो वहाँ से आ गए थे। और यहाँ से जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी तादाद में वहाँ गए थे, और जितने गए थे काफ़ी उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद में जो ये मानते थे मुस्लिम्स कि नहीं, इंडिया ही हमारी कंट्री है, पाकिस्तान हमारी कंट्री नहीं है, तो वो यहीं पर रुक गए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। तो ये क्या था? ये लोग क्या थे? ये गरीब लोग थे। और क्योंकि इन लोगों ने जब वहाँ से अपनी जो यात्रा शुरू करी, जब ये पाकिस्तान छोड़ के या जहाँ भी वो रहते थे वहाँ से छोड़ के जब दूसरी जगह गए, तो क्या है ना, उन्होंने थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान ले पाए, बस कुछ खाने पीने की चीज़ ले ली, कुछ खास का सामान ले लिया, और वहाँ से ये अपना सब कुछ छोड़ के चल दिए। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के संकट की वजह से भी काफ़ी सारे लाखों की तादाद में मज़दूर ऐसे थे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना का संकट आया तो उन्हीं कंपनीज़ ने, जिनके यहाँ ये काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इनको कोई सहारा नहीं दिया, मज़दूरों को। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने इनको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके भूखे मरने की नौबत आई, और ये लोग वहाँ से अपने घर के लिए इसी हालात में चल दिए, जैसा कि ये इस कहानी में विभाजन, भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उस वक्त जब लोगों ने किया, वैसा ही अभी हुआ कि लोग बाग, ये जो मज़दूर थे, ये कई मज़दूर तो 1,000 और 1500 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल ही तय करने के लिए निकल पड़े, इस इंतज़ार में कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। लेकिन जब नहीं हुआ तो ये लोग ऐसे ही चल दिए, और कई लोग तो पहुंच भी गए, कई लोग लेकिन उतने अच्छी उनकी किस्मत नहीं थी। कई लोग ने बीच रास्ते में उनके साथ कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं भूख से मर गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हुआ, काफ़ी सारे लोग मर गए। तो ऐसे ही ये उस टाइम पे जो लोग निकले, तो इन लोगों ने कोई अपने साथ ज़्यादा तो अपनी पूरी संपत्ति तो ले नहीं पाया, तो इस तरीके से इन लोगों ने गरीबी से, ये यहाँ जहाँ भी आए तो ये एक तरीके से गरीबी में अपना ये शुरुआत कर रहे थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। उनमें से कई ऐसे थे कि जो थोड़े टाइम के बाद जब ये वहाँ से चले तो कई लोग के पास खाना ख़त्म हो गया, और कुछ दिनों में, क्योंकि जब वो कोई निकला तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसको कितना टाइम लग जाएगा। जैसे किसी ने सोचा कि हम 10 दिन में पहुंच जाएंगे, 15 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर लग गया, और खाना उनके पास लिमिटेड था, वो ख़त्म हो गया। भूख की वजह से उनको वो गिर पड़े रास्ते में, और किसी की उस वजह से डेथ भी हो गई। ये उस समय के लोगों के साथ हुआ था, जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि उन्हीं के ये बच्चे थे जो वहाँ पर, अब जो बच गए, कुछ तो ऐसे थे कि जिनके माँ बाप नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो बच्चे बच गए, या कोई परिवार पूरे बच गए, तो वो सब साथ में रह के इस तरह से अपना गुजर बसर करने के लिए जहाँ पर भी वो अपना एक छोटे मोटे ऐसी टेम्परेरी टेंट बना के या झोंपड़े बना के रह रहे थे, वो वहाँ पर अपना ये इस तरह की चीज़ें बना के बेच रहे थे।
द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स व सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज़। तो ये जो बच्चे ये सब चीज़ें बेच रहे थे वो इन्हीं रेफ्यूजीज़ के, इन्हीं शरणार्थियों के जो है लड़के और लड़कियां थे, बच्चे बच्चियां थे। दे और their पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। तो जो इनके पेरेंट थे, इन बच्चों के जो माँ बाप थे, वो वहाँ से तो आ गए, अब यहाँ पर ये इकट्ठा होकर रहने लगे। कुछ लोगों ने अपना एक छोटे मोटे स्टॉल लगा लिए, क्योंकि दुकान तो भाई इनके पास कोई संपत्ति तो है नहीं है कि कोई दुकान खोल लें, तो स्टॉल लगा लिया। स्टॉल कैसे लगता है कि वहीं बैठ गए, कुछ भी बिछा के कोई भी सामान रख लिया और बेचने लगे। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिसको जो आता था बनाना वो बना के बच्चों को दे दी बेचने के लिए। और इनकी कोशिश यही थी कि इन सब चीज़ों से कम वो अपना एक जीवन जीने के लिए कुछ कमा सकें। और ऐसे मार्केट में आके ये बेच रहे थे जो पहले ही से ओवर क्राउडेड था, यानी पहले ही से ही दुकानें बहुत थीं, वहाँ पर आके ये कोशिश कर रहे थे अपने आप को जमाने की। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। तो ये कहाँ आके रहने लगे, कपड़ों का और एक घास फूस का ऐसे ही एक झोपड़ियाँ डाल ली इनने, ये वहाँ रह रहे थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो इनमें से कुछ खेती किसानी का काम करने वाले जो लोग थे, वो उनको ये आदत पड़ी हुई थी एक गरीबी में रहने की या कम कमाने की, क्योंकि उनकी जो टोटल इनकम सालाना हुआ करती थी वो एक एवरेज से अगर जोड़ा जाए तो $100 पर ईयर से भी कम हुआ करती थी उनकी पूरे साल की इनकम। और उस वक्त का अगर डॉलर का हिसाब लगाएं तो लगभग 5 रुपये के हिसाब से था। तो उसके हिसाब से अगर रुपयों में जोड़ा जाए तो 500 रुपये एक साल की एक परिवार की इनकम हो पाती थी। तो अगर महीने में हम जोड़ें तो उससे आप समझ सकते हैं कि करीब 40 रुपये 45 रुपये एवरेज आएगा एक महीने की एक परिवार की इनकम जो हो पाती थी उनकी मुश्किल से। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। तो और जो एक मजदूरी का काम करने वाला एक आदमी होता था उस समय, वो एक दिन में 30 सेंट्स, डॉलर्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो 100 सेंट का $1 होता है। तो डॉलर्स में बता रहे हैं कि 30 सेंट्स और या $2 से कुछ कम कमा पाता था। अगर $2 से कुछ कम की बात करें तो 8-9 रुपये वो कमा पाता था एक हफ्ते में। एक दिन में एक बार खाना खाते थे ये लोग, और खाने में जो चीज़ें हुआ करती थी वो था एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पर्ल्स विथ मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। कि इनके खाने में क्या क्या हुआ करता था कि भाई एक रोटी का टुकड़ा, एक प्याज, या एक थोड़ा बहुत कटोरी में कुछ दाल बना ली इन्होंने, वो खा ली। और चूँकि जानवर तो कोई पाल ही सकता है, जितने भी इस तरह के लोग इधर से उधर जब शरणार्थी के तौर पे जाते थे अपने साथ जानवर भी लिया करते थे कि कम से कम जानवर साथ में रहेंगे तो कुछ उनसे दूध मिल जाएगा कुछ भी। तो जो बकरियां वगैरह इनके पास पली होती थी उनका दूध और मक्खन वगैरह कुछ इनको मिल जाता था, जो ये लोग खुद ही उसमें से कर लेते थे। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। और इसके अलावा जो ये चीज़ें थीं, इसके अलावा ना तो चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई मिठाई वगैरह, और नो मीट वगैरह, मांस मछली मुर्गा, ये सब चीज़ें इनको नहीं मिल पाती थी, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ख़रीद नहीं सकते थे। तो ये उनका एक रहन सहन के बारे में ये बता रहे हैं कि किस तरह का उनका रहन सहन था, जिन परिवारों के बच्चे ये स्टेशन पर इनको इनका सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। और साल में अगर $100 का एवरेज निकालें तो हफ्ते में $2 भी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं, और $100 का मतलब अगर 52 हफ्तों में 100 को डिवाइड करेंगे तो $2 से कम का एवरेज आएगा। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। और फिर भी इतनी कम कमाई होने के बाद भी ये अमाउंट कमा पाना उनके लिए इतना मुश्किल था, क्योंकि जो ये चीज़ें बेचते थे
और जिन लोगों के बीच में बेच रहे थे वो खुद ही गरीब हैं। तो वो उन गरीबों के बीच में ये अगर अपनी चीज़ें बेच रहे थे, तो गरीब लोग खुद उन चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, क्योंकि वो दूसरे लोग भी तो गरीब हैं जो इनके कस्टमर हैं। तो इसलिए इतनी भी कमाई कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स। और इसमें कोई शक नहीं था कि यही वो कारण था कि जिस वजह से दिस इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, कि यही वो रीज़न था जिसकी वजह से ये एक तरीके से बिल्कुल एक झुंड की तरीके से, जो एक बरों का जो झुंड होता है एक तरीके से पूरा एक किसी को घेर लेना, उस तरीके से इनको जो घेर लिया था उन बच्चों ने। तो यही वो सारे जो इन्होंने बैकग्राउंड बताया कि वो कौन लोग थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी, और किस तरह से वो कम से कम कमाई भी कितनी मुश्किल से कर पाते थे। तो ये उन लोगों का बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से जब ये स्टेशन पे उतरे तो उन बच्चों ने ये देखा, आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, कि एक साहब जैसे कोई उतरा है, एक अंग्रेज़ साहब उतरा है गाड़ी से, और वो ज़रूर इनका सामान ख़रीद पाएगा। दिखने में मतलब उसके पास पैसे तो दिख ही रहे थे बच्चों को। तो ये वो वजह थी जो इन्होंने बताई कि भाई किस बैकग्राउंड के बच्चे थे और क्यों उन सारे बच्चों ने इनको घेर लिया था। क्योंकि उन बच्चों को ये लग रहा था कि ये कोई साहब हैं जो ज़रूर इनकी चीज़ें खरीद सकते हैं, और कभी कभी ऐसे लोग, ऐसे ग्राहक मिल पाते थे, तो सब बच्चों ने उनको घेर लिया। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an आना और 2 a pies। अब ये बता रहे हैं कि इसके बाद जो उन्होंने ख़रीदारी करी तो ये क्या क्या चीज़ें खरीदी। एक छोटी डलिया कुछ आने में ख़रीदी, एक फ्रूट बास्केट ख़रीदा, एक फल रखने की डलिया ख़रीद ली इन्होंने कुछ और ज़्यादा पैसे दे के। फिर एक वेस्ट पेपर बास्केट, जो रद्दी की एक टोकरी होती है रद्दी पेपर डालने की, वो इन्होंने 1 रुपये में ख़रीदी। और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें। स्विंग बास्केट का मतलब है कि सिलाई मशीन का सामान रखने के लिए एक बास्केट ख़रीद ली इन्होंने 1 रुपये में। तो सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने आधा डॉलर, 50 सेंट्स का मतलब हो गया आधा डॉलर का मतलब हो गया 2-2.5 रुपये, कि इन्होंने इतने 2.5 रुपये भी खर्च नहीं किए थे और इनके पूरे दोनों हाथ भर चुके थे सामान से। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। बच्चे जो है सब इनको घेरे हुए थे, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में चिल्ला के इनको बोल रहे थे लेने के लिए, और ये जैसे कोई कैदी जैसा हो जाता, ये घिर गए थे सबसे, ना हिल पा रहे थे ना डुल पा रहे थे, पूरी तरह से उनसे घिरे हुए थे। और द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और इनमें से जो एक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मतलब आक्रामक, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे ज़्यादा सीरियसली अपनी चीज़ को ख़रीदने के लिए इनके सामने बार बार बोल रही थी, वो थी एक 9 साल की लड़की जो ठीक इनके सामने थी। शी हैड, जबकि ये सामान तो जो इनको पसंद आ रहा था वो ले ही रहे थे, लेकिन वो लड़की भी लगातार कोशिश कर रही थी कि ये उससे भी सामान ख़रीदें। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल एंड शी वॉन्टेड a ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। उसके पास एक डलिया थी जो बड़ा एक अच्छा सा उसके अंदर एक हैंडल लगा हुआ था, और वो 1.5 रुपये में, या 1.5 रुपये का मतलब हुआ करीब 30 सेंट उतने में वो बेचना चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वो काफ़ी सीरियसली अपनी बात को रख रही थी। There was tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart, और वो उसकी आंखों में आंसू थे और वो इस तरीके से, इस तरह के लहजे में जो है अपनी चीज़ खरीदने के लिए इनसे बोल रही थी, गिड़गिड़ा रही थी एक तरीके से। बेग्ड का मतलब है बैग का मतलब होता है भीख मांगना, बैगर का मतलब होता है भिखारी, तो वो एक अलग भीख मांगना हो गया। और बेग्ड का मतलब ये भी होता है कि जैसे एक बहुत ही पोलाइटली, बिल्कुल एक गिड़गिड़ा के किसी से कुछ मांगना,
जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, अगर जो एप्लीकेशन लिखना आप लोग सीखते हैं, आपके सिलेबस में एप्लीकेशन होती है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो छुट्टी मांगने के लिए या और किसी को, तो उसमें भी ये लाइन आती है, आई बैग टू से फलाना फलाना, फिर आगे अपनी रिक्वेस्ट जो बच्चा करता है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते में वो, तो वो इसकी स्टार्टिंग में ये लिखा जाता है, आई बैग टू स्टेट, आई बैग टू से। तो ये उसी तरह की बैगिंग है, भीख मांगने वाली नहीं, लेकिन गिड़गिड़ा के कोई चीज़ पोलाइटली मांगने वाली। तो वही वो जो लड़की छोटी 9 साल की इनके सामने इस तरह से गिड़गिड़ा के और इस तरीके से अपनी बात कर रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि कोई सा भी पत्थर दिल भी हो तो वो पिघल जाए, इस तरह की। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलोन एनी नीड। तो ये अलोंग लिख दिया गया है यहाँ पे, जबकि ये अलोन होना चाहिए। तो इनके ये कह रहे हैं कि ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे हाथ पूरे भरे हुए थे और ज़रूरत तो इनको थी भी नहीं। अब इन्होंने क्या सोचा कि ना तो इनको ज़रूरत है और ना इनके पास इतनी जगह भी नहीं है कि और चीज़ ये ख़रीदें। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज। इन्होंने क्या किया कि जो सामान ये लिए हुए थे उसको किसी तरह से बैलेंस करते हुए इन्होंने अपना जो एक हाथ था वो सीधे हाथ वाली कोट की पॉकेट में डाला और कुछ चिल्लर पैसे हाथ में इनके मिल गए, जो कि लगभग 15 सेंट से 15 सेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो 15 सेंट जो इनके हाथ में आए, चीज़ तो उनको ख़रीदनी नहीं थी क्योंकि पूरे हाथ पर भरे हुए थे, ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से वो लड़की बोल रही थी इनसे, तो इनका दिल पसीज गया और इन्होंने यहाँ वहाँ हाथ डाल के देखा तो 15 सेंट इनके हाथ में आए। वो इन्होंने उस लड़की की डलिया में डाल दिए। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। और ये बड़ी रिक्वेस्ट के साथ जो डलिया बार बार इनके आगे वो कर रही थी और कह रही थी कि इसको ख़रीद लो, तो उसी डलिया में उन्होंने वो पैसे 15 सेंट डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज अ सब्सटीट्यूट। और उन्होंने एक तरीके से, उसको भाषा तो आती नहीं थी, ना लड़की को इंग्लिश आती थी ना इनको हिंदी आती थी, लेकिन कुछ इन्होंने इशारों में या जैसे भी उसको ये समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, मैं ख़रीद तो नहीं सकता, लेकिन वही तुम्हारी मदद करने के लिए उसके बदले में, कि ख़रीद नहीं पा रहे तो उसके बदले में ये पैसे दे सकते हैं, तो ये ले लो तुम। फिर आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। फिर इनको ये पैसे डालने के बाद और ये करने के बाद इनको एहसास हुआ कि जैसे इन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। क्या एहसास हुआ, क्यों ऐसा एहसास हुआ कि जो लड़की थी जो ये डलिया इनको बेचने के लिए बोल रही थी, और उस डलिया में जब 15 सेंट इन्होंने डाल दिए, तो द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन रेज्ड हर चिन, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। कि उस लड़की ने क्या किया कि वो बड़ी देर से तो ज़िद कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी इनके सामने कि डलिया ख़रीद लो, लेकिन जब बिना ख़रीदे इन्होंने उस लड़की की डलिया में 15 सेंट डाले, तो वो जो लड़की थी चिथड़ों में थी। ड्रेस्ड इन रैग्स का मतलब है कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल चिथड़ों जैसे थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, भूख से मरना जिसको कहते हैं। तो एक तरीके से वो भुखमरी के कगार पे दिख रही थी वो। उसके बावजूद भी उसने अपना सर उठाया और उस डलिया के अंदर हाथ डाल के वो पैसे निकाले, और विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, पूरी अपने सम्मान, आत्मसम्मान और अपनी एक ग्रेशियसनेस, गरिमा के साथ, जो एक किसी भी एक थी, तो वो 9 साल की, लेकिन कोई भी एक जो लेडी महिला हो सकती है, पढ़ी लिखी समझदार, उसके जैसा बिहेवियर, व्यवहार करते हुए उसने पोलाइटली वो पैसा इनको लौटा दिया। अब एक ग्रेशियसनेस या प्राइड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ का अगर बुरा माने या उसको बुरा लगे तो वो चिल्लाने लगे उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं किया। भले ही उसको पैसा देना ठीक नहीं लगा कि इन्होंने वो चीज़ नहीं ख़रीदी और बजाय उसके फ्री में वो पैसा दे रहे थे एक भीख के तौर पे, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई, लेकिन पसंद ना आने के बावजूद उसने कोई ऐसा दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार नहीं किया उनके साथ, ये मतलब था। और पोलाइटली उसने बड़े ही गरिमा के साथ वो पैसे उनको पोलाइटली लौटा दिए।
देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट। अब इसके बाद, इतना होने के बाद, इनका कहने का मतलब इतना हो गया, इसके बाद क्या कर सकते थे वो, आखिरी चारा उनके पास यही बचा था। क्योंकि ये भी एक सज्जन थे, मिस्टर डगलस जो थे वो एक, जैसा कि शुरू में इनके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये रियलिस्टिक थे, लेबरर्स को मतलब एक पसंद करते थे, सच्चाई पसंद इंसान थे, आत्मसम्मान जिनके होता है, गरीब हों लेकिन वो अगर उनके अंदर आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उनको ये पसंद करते थे। तो उसी वजह से जब इन्होंने ये देखा कि एक छोटी सी लड़की जो इतना गिड़गिड़ा के अपनी ये डलिया बेचना चाह रही थी, और अगर डलिया ना खरीद के भी उस डलिया के आधी कीमत भी इसको फ्री में दी जा रही थी, तब भी उसने वो नहीं ली। और इतनी ज़रूरत होते हुए भी, चिथड़े जैसे कपड़े पहने हैं, भूख से मरने की उसकी कगार है, उसके बावजूद भी कितनी शालीनता के साथ और उसके साथ उसने वो पैसे उनको लौटाए। इस चीज़ से प्रभावित होके अब उनके पास एक क्या लास्ट चारा बचा था कि इन्होंने वो डलिया फिर खरीद ली उससे। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। जब इन्होंने डगलस महाशय ने उस लड़की से वो खरीद ली डलिया, तो वो उसने क्या करा, उसने अपनी आंखें पोंछी, वो आंसू जो उसकी आंखों में थे वो रोई चुकी थी, अपनी जो डलिया बेचने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर वो मुस्कुराई और वहाँ से प्लेटफॉर्म से उतर के और दूर वहाँ पे जहाँ पे भी झोंपड़ी वगैरह उसकी थी वहाँ पे वो चली गई, जो घास फूस की झोंपड़ी बनी हुई थी। और अब कम से कम उसकी उस झोंपड़ी में आज की तारीख में 30 सेंट पहुँच जाएंगे, कम से कम उस घर में 30 सेंट आज पहुँचेंगे, उतने पैसे आज पहुँच जाएंगे। फिर ये अगले पैराग्राफ में, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। फिर बाद में इन्होंने ये कहानी उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी सुनाई। और इन्होंने, डगलस जी ने उनको बताया नेहरू जी को कि ये भी एक रीज़न था जिस वजह से वो इंडिया को इतना प्यार करते थे। क्या रीज़न था कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। कि जो लोग थे इंडिया के, चाहे वो गांव के रहने वाले हों या किसी ऑफिस में ऊंचे किसी पद पे हों, लेकिन उनके अंदर अपने देश को लेके एक बड़ी गर्व की भावना और एक बड़ी डिसेंसी यानी कि शालीनता वाली एक जो उनके अंदर आदत उन्होंने देखी, वो उससे ये बहुत प्रभावित हुए। और दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। और जो उनके अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर अपनी आज़ादी को लेके एक जो पैशन था, जो जुनून था, जो समर्पण था, और जो ये सारी चीज़ें मिला जुला के वो बड़े प्रभावित थे मिस्टर डगलस इंडियन लोगों से, जिसकी वजह से वो इंडिया से बड़े अटैच महसूस करते थे और यहाँ के लोगों को पसंद भी करते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, जो गरीबी और बिल्कुल एक ऐसे माहौल में जो एक कहना चाहिए कि बस गंदगी वाला, जो कम एक निम्न मध्यम वर्गीय, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, उस तरह के माहौल में जो ये लड़की पैदा हुई और पल बढ़ रही थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और एक ये कह सकते हैं कि उसके कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो उसको मैनर्स नहीं आते होंगे। ग्रामर का मतलब है कि भाषा या वो किस तरह से कोई सेंटेंस अच्छी तरह बोला जाता है, वो सब चीज़ें उसको नहीं आती थी। लेकिन हैड गिवन मी अ ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बावजूद उसने एक जो भारत की एक जो आत्मा है, जो गर्माहट है उस भारत में, उसका एक थोड़ा सा एहसास उस लड़की ने इनको करा दिया था। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर एंड हो गया। अब इसमें उम्मीद है कि आपने इसको ठीक तरह से समझा होगा। और इसमें ये यहाँ पर जो ग्लॉसरी है, इसमें हार्ड वर्ड्स हैं, इन सारे हार्ड वर्ड्स को प्लस अगर लेसन फिर से आप पढ़ें इनको, इस लेसन को, और उसमें अगर कहीं आपको और हार्ड वर्ड्स इनके अलावा नज़र आएँ, उनको आप लिखिए अपने रजिस्टर में, क्योंकि लिखने से चीज़ अच्छी तरह दिमाग में बैठती है। और वर्ड पावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी हो, वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो किसी भी लैंग्वेज पे आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए
सिर्फ पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा और बार बार इन वर्ड्स को कोशिश करिए सेंटेंसेस में यूज़ करने की, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करने की। तो यहाँ पर ये वोकेबलरी है और ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले लेसन पढ़िए, फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इन एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको अपना कंसल्ट कर सकते हैं ग्रुप में या जैसे भी मैसेजिंग करके। हो सकता है कि इसके लिए भी एक वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए बाद में, लेकिन ये पहले आपको अपने लेवल पे इसको करना है। ओके, सो आगे दूसरे लेसन के वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।